Hello everyone, how are you? Earlier we read about how to create more employment by government. Government ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए रोजगार कैसे क्रिएट कर सकती है. And today's topic is division of sectors as organized and unorganized. इनकी हमने पहले 3 सेक्टर किए हमारे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर. आप इन्हें सब पार्ट्स भी कह सकते हैं उनके. These are 2 more sectors, organized and unorganized sectors. Here are 2 stories about Kanta and Kamal. Kanta works in an office. कांता क्या है, ऑफिस में काम करती है. एंड शी अटेंड्स हर ऑफिस फ्रॉम 9:30 to 5:30. वो सुबह 9:30 जाती है और शाम को 5:30 वापस आ जाती है. एंड शी गेट्स हर सैलरी रेगुलरली एट द एंड ऑफ एवरी मंथ. यानी कि उसकी मंथली इनकम फिक्स है, उसको मंथ के एंड में वो सैलरी मिलेगी. एंड उसके एडिशन में क्या है, उसको कुछ एक्स्ट्रा प्रोविडेंट भी मिलते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं. शी ऑल्सो गेट्स मेडिकल एंड अदर अलाउंस. उससे मेडिकल फैसिलिटी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं. एंड जब वो संडेज़ वाले दिन ऑफिस नहीं जाती है, वो लीव ले ले, उसकी भी उसको सैलरी मिलती है. ये सब बेनिफिट क्या है उसको इस जॉब में मिलते हैं. एंड जब उसने वो जॉब ज्वाइन की थी तब उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिला था. उस लेटर के अंदर क्या था, उसकी जॉब से रिलेटेड जो भी टर्म्स ऑफ कंडीशन थी उसके अंदर ऐड थी. सेकेंड स्टोरी हमारी कमल की. कमल कौन है? कमल इज़ कांतास नेबर. कमल कांता का नेबर है, पड़ोसी है. ही इज़ अ डेली वेज लेबरर. वो क्या है, डेली वेज यानी कि उसको पर डे के अकॉर्डिंग उसकी सैलरी है. उसकी कोई पर मंथ की फिक्स सैलरी नहीं है. उसको पर जैसे लेबर होते हैं, मजदूर होते हैं, उसी अकॉर्डिंग है, उसकी पर डे के अकॉर्डिंग उसको उसकी सैलरी मिल रही है. एंड ही गोज़ टू शॉप एट 7:30. वो सुबह 7:30 पर शॉप पे जाता है. एंड इवनिंग में 8 o'clock वो वापस अपने घर आता है. ही गेट्स नो अदर अलाउंस. उसको कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ नहीं है, एक्स्ट्रा कोई चार्जेस नहीं मिल रहे हैं. वो बीमार हो रहा है, वो छुट्टी ले रहा है, उसको उसकी कोई एक्स्ट्रा सैलरी नहीं मिल रही है. अगर वो छुट्टी लेता है, लीव ले रहा है, तो उसको उसकी सैलरी नहीं मिलती, कट होती है. और उसके साथ साथ उसकी जॉब की सिक्योरिटी नहीं है. कांता की जॉब की सिक्योरिटी थी, कमल की जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है. उसे कभी भी उसकी जॉब से निकाला जा सकता है. एंड जब उसने जॉब ज्वाइन की थी उसको कांता की तरह कोई अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं मिला था. अब क्या आ रहा है कि कांता वर्क्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर. कांता ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही है और कमल कहाँ काम कर रहा है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में. तो here is the question, what is the difference between organized sector and unorganized sector? In other sense, what is the difference between permanent job और temporary job? अब ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या, कैसे आप राइट करोगे? दोज रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड वर्क्स अंडर इट्स सुपरविजन. वो वर्क जो गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर होते हैं और उसके गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर उसे काम करना होता है. और वर्किंग आवर्स आर फिक्स्ड. ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होते हैं, गवर्नमेंट जॉब है और इसके क्या है, वर्किंग आवर फिक्स हैं. वर्कर्स गेट पेड लीव्स, पेड फॉर ओवर टाइम, पेंशंस और रिटायरमेंट. जो भी यहाँ वर्क करते हैं उनको क्या है, उनकी जो लीव लेते हैं, छुट्टियाँ जो लेते हैं, उनकी भी सैलरी मिलती है. ओवर टाइम कर रहे हैं उसके भी उनको चार्जेस मिल रहे हैं. जब वो रिटायर हो जाता है तो उनको पेंशन के रूप में भी पैसे मिलते हैं. और क्या है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन एंड लॉज सच एज द फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्सेट्रा. उसके अंदर गवर्नमेंट के द्वारा जो डेली वेजेस फिक्स किए गए हैं किसी भी पर्सन के, वो उनको मिलते हैं. वो रूल्स उनके सेक्टर्स को फॉलो करने होते हैं. लास्ट क्या है, वर्कर्स एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. एंजॉय करते हैं, इनकी सिक्योरिटी है उनकी, वहाँ पर उनको ये खतरा नहीं होता कि उनको कभी भी जॉब से निकाला जा सकता है. इट मीन्स उनकी क्या है, जॉब सिक्योरिटी है, परमानेंट जॉब है उनकी. नेक्स्ट क्या हमारा, ऑर्गेनाइज सेक्टर. इसमें क्या होता है, विच आर द लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट. ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी कंपनी जो क्या है गवर्नमेंट के कंट्रोल से पूरी तरह से बाहर होती है. इस पर गवर्नमेंट का बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता. रूल्स रेगुलेशंस आर नॉट फॉलोड. इसमें किसी भी तरह के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जाता है. एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट सिक्योर. इसके अंदर जो लेबर होती है वो सिक्योर नहीं होती, उसको कभी भी उसके जॉब से निकाला जा सकता है. वर्किंग आवर्स नॉट फिक्स. ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या थे, वर्किंग आवर फिक्स थे. इसमें क्या है, वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं है. इसमें कोई भी टाइम का काम करेगा, टाइम पीरियड फिक्स नहीं है. और नो पेड लीव्स, जब वो छुट्टी लेते हैं तो उसकी कोई सैलरी नहीं दी जाती. कोई भी ओवर टाइम का एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं किया जाता. कोई पेड लीव्स नहीं है.
और साथ ही साथ जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तो पेंशन का तो सीन ही नहीं है इसमें, तो पेंशन नहीं होती इसके अंदर बिल्कुल भी। बीमार हो रहे हैं तो भी इसके चार्जेस नहीं मिल रहे हैं उनको। जब जिस सीज़न में काम नहीं होता उस सीज़न में भी इनको जॉब से निकाल दिया जाता है, यानी कि जॉब सिक्योरिटी नहीं आ रही। तो क्या है फ़र्क दोनों में? ऑर्गेनाइज क्या है परमानेंट है, अनऑर्गेनाइज क्या है वो परमानेंट जॉब नहीं है, वो टेम्परेरी है, उसमें कभी भी निकाला जा सकता है, वर्किंग टाइम फिक्स नहीं है, डेली वेजेस भी कोई फिक्स नहीं है। तो यहाँ से एक हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। नेक्स्ट इज हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आपको हम मोस्टली देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में शिफ्ट होता जा रहा है। जो गवर्नमेंट है वो अपने मोस्टली काम किसको देती जा रही है? प्राइवेट सेक्टर को देती जा रही है। क्या रीज़न हो सकता है इसका? एक रीज़न तो ये भी हो सकता है कि लोग गवर्नमेंट से बच के काम करना चाहते हैं, कि गवर्नमेंट से रूल्स रेगुलेशन बहुत से फॉलो करने पड़ते हैं, वो जो डेली वेजेस कहती है वही देने पड़ते हैं, इसलिए लोग थोड़ा बचते हैं कि गवर्नमेंट के अंडर काम ना किया जाए। जॉब लोग गवर्नमेंट चाहते हैं, लेकिन काम अगर उनको गवर्नमेंट के अंडर करना पड़े तो वो नहीं चाहते हैं। वो क्यों नहीं चाहते? क्योंकि उसमें बेनिफिट नहीं होते हैं, वो अपनी मर्जी का जो उसके पैसे होते हैं, चार्जेस होते हैं, वो ले नहीं सकते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है, वो दोनों ही एरियाज, अर्बन और रूरल दोनों ही एरियाज पे पड़ता है। अब हम दोनों एरियाज पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो रीड करेंगे। रूरल एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है कि हमारे इंडिया में 80% जो रूरल है, गांव में है, कि स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स आते हैं। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? उनकी हेल्प करनी चाहिए। कैसे? चीप लोन देकर, अच्छी क्वालिटी के सीड्स टाइम पर प्रोवाइड करवा दें उनको। साथ ही साथ इरिगेशन के सिस्टम, मोस्टली प्रॉब्लम यही आती है कि इंडिया के जो फार्मर्स हैं मोस्टली किस पे डिपेंड रहते हैं? रेन के ऊपर डिपेंड रहते हैं। रेन पे डिपेंड ना रह के गवर्नमेंट उन्हें इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा दे, जिससे वो उनकी जो क्रॉप्स ग्रो करने का सिस्टम है थोड़ा इम्प्रूव हो सके और वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बच सकें। साथ ही साथ उन्हें स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाए, मार्केटिंग आउटलेट्स यानी कि वो जो बना रहे हैं उनकी मार्केट की जितनी वैल्यू है वो प्रोवाइड करवाई जाए उन्हें। रूरल एरिया में फार्मर के साथ साथ जितने आर्टिशंस हैं, वीवर्स, ब्लैक स्मिथ, कारपेंट्स, गोल्ड स्मिथ, इन पर भी इफेक्ट पड़ता है। गवर्नमेंट को इनकी भी हेल्प करनी चाहिए, इनको भी चीप लोन प्रोवाइड करवाए, इनका जो मटेरियल है वो जो बनता है मार्केट में उसके अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू देनी चाहिए। अर्बन एरिया में क्या आ रहा है कि वर्कर्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कैजुअल वर्कर इन कंस्ट्रक्शन आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। हम देखते हैं कि सिटीज़ के अंदर क्या है, लोग कंस्ट्रक्शन एरिया में लगे हैं, रोड्स कंस्ट्रक्ट करने में लगे हैं, स्ट्रीट वेंडोर हैं, इस तरह के हम देखते हैं। क्या है, गवर्नमेंट को इनकी भी हेल्प करनी चाहिए ताकि इनमें भी इम्प्रूवमेंट आ सके, इनके जो डेली वेजेस हैं वो बढ़ सकें। अब इनके लिए क्या है, गवर्नमेंट इनको भी जो रॉ मटेरियल है वो सस्ते दामों पर प्रोवाइड करवा सकता है, और ये जो मटेरियल प्रिपेयर करते हैं इनकी भी मार्केट में अच्छी वैल्यू इन्हें प्रोवाइड करवा के इनकी हेल्प की जा सकती है। अर्बन और रूरल एरियाज के साथ साथ एक और हम क्या डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं, कास्ट सिस्टम बेस भी। SC, ST, OBC कास्ट के जो होते हैं इनके साथ बहुत भेदभाव किया जाता है। कई बार कह देते हैं कि उसकी शॉप पे मत जाइए कि वो शेड्यूल कास्ट का है, वहाँ नहीं जाना, इस तरह से भेदभाव किए जाते हैं। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है इसके लिए? नो डिस्क्रिमिनेशन लॉज बनाकर उनकी भी प्रोटेक्शन कर सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेक्टर इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। अब आप कहोगे फिर से सेक्टर्स आ गए, पहले हमने किए प्राइवेट, नहीं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। उसके बाद हमने कौन से सेक्टर किए? ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब हम कौन सा सेक्टर करेंगे? पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। आपने कई बार नोट किया कि कुछ ऐसे काम होते हैं जो सिर्फ गवर्नमेंट ही करती है, और कुछ ऐसे होते हैं कि प्राइवेट कंपनी द्वारा ही किए जाते हैं। तो थोड़ा कभी सोचा है कि ये काम गवर्नमेंट ही करती है और प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं दिए जाते हैं? मोस्टली वो सभी काम गवर्नमेंट के अंडर आते हैं जो पूरी सोसाइटी को जिनकी नीड होती है, लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सभी को नीड है इसकी, पानी की, बिजली की। तो ये किसके अंडर आ रहे हैं? गवर्नमेंट के अंदर आ रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर अगर इसे अपने अंडर लेंगे तो ये हमें बहुत कॉस्टली पड़ेंगे, हम इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। अब यहाँ से आपका एक और क्वेश्चन प्रिपेयर होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या डिफरेंस आ रहा है? हिंदी मीडियम के लिए बनेगा निजी और सार्वजनिक सेक्टर्स में क्या अंतर है।
अब हम फर्स्ट करेंगे पब्लिक सेक्टर कौन सा होता है। पब्लिक सेक्टर क्या होता है, जो गवर्नमेंट के अंडर आता है, जिसके अंदर जो सर्विसेज हैं वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है, लाइक रेलवे, पोस्ट ऑफिस, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, ये सब किसके अंडर आ रहे हैं, गवर्नमेंट के अंदर। क्योंकि रेलवे जो है कैसा, गवर्नमेंट ने जो है कोई इससे कमाई के लिए, अपना खर्चा निकालने के लिए नहीं लगाई, ये एक ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है जो लोगों को गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। अगर इसे कमाई करने लग जाए तो गवर्नमेंट इसे कोई भी पॉपुलेशन के अंदर कोई भी लोग इसे यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमें कॉस्टली पड़ेगा। अगर यही हम प्राइवेट सेक्टर को दे दें तो प्राइवेट सेक्टर तो इसके बहुत सारे चार्जेस हमसे लेगी। और पब्लिक सेक्टर का मोटिव क्या होता है, ये सर्विस मोटिव होता है, ये सर्विस के लिए काम करती है, कोई पैसे कमाने के लिए काम नहीं करती है। इसके अपोजिट प्राइवेट सेक्टर क्या है, वो प्रॉफिट मोटिव है, वो अपना प्रॉफिट देखता है। प्राइवेट कंपनी जो भी होगी, वो कोई भी कंपनी अपना काम करेगी तो वो प्रॉफिट के लिए, फ़ायदा कमाने के लिए काम करती है। प्राइवेट कंपनीज क्या होती हैं, ओन बाय एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप, या तो एक सिंगल पर्सन उसे चला रहा होता है या फिर वो ग्रुप में कुछ लोग मिलकर उस कंपनी को चला रहे होते हैं। इनका मोटिव पहले बता दिया, अर्न मनी है, प्रॉफिट कमाना होता है इनका मोटिव। इसका एग्जांपल है टाटा कंपनी लगा लो आप, टिस्को, मैकडोनल्ड, ये जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं ये किस लिए होती हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए, मनी अर्न करने के लिए अपनी कंपनीज ओपन करती हैं। एग्जांपल ले लो वाटर का, अगर वाटर जो हम डेली कितना घर पे यूज़ करते हैं, ये गवर्नमेंट की जगह प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए तो हमें बहुत कॉस्टली में पड़ेगा ये पानी। इसे हम फिर बहुत सोच समझ, जिससे जितनी हम वेस्टेज करते हैं ना, उसके बाद हम वो पानी उतना ही सोच समझ के यूज़ करेंगे। लास्ट टॉपिक हमारा कि वाई रेलवेज, वाटर सप्लाई एक्सेट्रा आर पार्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड नॉट प्राइवेट सेक्टर। ये जितने भी रेलवेज, वाटर सप्लाई सेक्टर हैं ये पब्लिक सेक्टर के अंदर ही क्यों आते हैं, प्राइवेट सेक्टर में ही क्यों नहीं आते हैं, ये क्या रीज़न है इसका। रीज़न आता है, फर्स्ट आता है कि दिस थिंग्स रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। अब वाटर के बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, रेलवे के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। अगर हम रेलवे की बात करें तो उसके लिए, रेलवे लाइन बिछाने के लिए, रेल्स बनाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, और इतना सारा पैसा लगाने के बाद भी वो हमें कम पैसों में इसकी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं। वाटर के लिए भी अगर डैम बनाए, डैम बनाने के लिए भी वो अलग अलग कंपनीज़ को उसके काम देती है। अगर उसके लिए वो बहुत ज़्यादा चार्जेस अप्लाई करें तो हमें वाटर भी बहुत कॉस्टली पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी ऐसे है, डैम बना दिया इलेक्ट्रिसिटी के लिए, डैम बनाने के बाद उसके लिए और जो मशीन्स प्रोसीजर लगता है, अगर उन सब के लिए चार्जेस इसमें काउंट करने लगे तो हमें ये सब बहुत कॉस्टली पड़ेगा, जिसे जो आम जनता है अफोर्ड नहीं कर पाएगी। इसलिए क्या ये सभी सेक्टर्स किसके अंडर आते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। ये किस लिए, सर्विस दी जाती है हमें। ये पहले मैंने आपको बताया है, जो चीज़ पूरी सोसाइटी को जिसकी नीड होती है, पूरी सोसाइटी को नीड है, वो किसके अंडर आ रहा है, गवर्नमेंट के अंदर। क्योंकि गवर्नमेंट को एज अ सर्विस उसके अंदर काम करना पड़ता है, कम चार्जेस के अंदर वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवानी पड़ती हैं। सेकेंड रीज़न क्या आता है कि प्राइवेट सेक्टर वोंट प्रोवाइड दीज थिंग्स एट अ रिजनेबल कॉस्ट। ये सब वो रिजनेबल कॉस्ट में हमें कभी नहीं प्रोवाइड करवाएंगे। वो इनके सबके चार्जेस, जितना टोटल उनका खर्चा पीछे आता है उससे प्लस करके हमें प्रोवाइड करवाएगी। फॉर एग्जांपल हम एक वाटर की बोतल भी लेते हैं, 1 लीटर पानी की जो हम बोतल लेते हैं मार्केट से, वो भी कम से कम 25 से 30 रुपए की हमें पड़ती है। ठीक है, अगर वही वाटर हमें प्राइवेट कंपनीज हमारे घर तक प्रोवाइड करवाने लगी, जो हम नहाते टाइम, कपड़े धोते टाइम, घर के और काम करते हैं, इतना इतना पानी वेस्ट करते हैं, वो पता नहीं कितने हज़ारों का हमें पर डे के अकॉर्डिंग पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसे सोच समझ के यूज़ करेंगे। तो इसे कोई अफोर्ड भी नहीं कर पाएगा। कुछ लोग तो उसे अफोर्ड भी कर लें, जो बिल्कुल गरीब लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसलिए किसी में आता है, ये सर्विस सेक्टर के अंदर आ रहा है। कौन दे रहा है इसे, गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है, प्राइवेट सेक्टर नहीं करवाती है। प्राइवेट सेक्टर पहले भी हमने पढ़ा है किस लिए काम करती है, मनी अर्न करने के लिए, प्रॉफिट के लिए करती है, अपना फ़ायदा देखते हुए काम करती है। एंड सम एक्टिविटीज़ आर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन दीज। कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो बहुत ज़रूरी होती हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, तो गवर्नमेंट को उनके ऊपर स्पेंड करना चाहिए। फॉर एग्जांपल हेल्थ एंड एजुकेशन, हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर प्राइवेट सेक्टर कभी भी अपना पैसा खर्च नहीं करेगा, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा।
गवर्नमेंट सेक्टर को हेल्थ अपने ह्यूमन कैपिटल में कैसे चेंज करेगा? आपने 9th क्लास में पढ़ा कि ह्यूमन बींग्स को ह्यूमन कैपिटल में कैसे चेंज करेगा? उन्हें अच्छी हेल्थ और अच्छी एजुकेशन देके, इसलिए गवर्नमेंट को ही इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर। प्राइवेट सेक्टर कभी इन पे इन्वेस्टमेंट नहीं करता। गवर्नमेंट सपोर्ट्स बोथ फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स बट प्राइवेट कंपनीज वोंट डू दैट। गवर्नमेंट सेक्टर क्या है, फार्मर से और कंज्यूमर से कम प्राइसेस में यानी कि फेयर प्राइसेस में वो चीज़ें लेता है और उन्हें उसकी सही कीमत देता है, जबकि प्राइवेट कंपनीज कभी ऐसा नहीं करती हैं। वो अपना प्रॉफिट देखते हुए उसे चीप रेट में सस्ते दामों पर खरीदती हैं और हाई रेट में मार्केट में उसे सेल करती हैं।